हेलो साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम शिक्षा में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? डिस्क्राइब एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको जो फंडामेंटल राइट्स है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा गया है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट: some of them are available only to the citizens while other are available to all persons whether citizen, foreign or legal person like corporation or company। ठीक है, जो कुछ हैं वो सब सिटीजन को मिले हैं। ठीक है, जो चाहे वो कोई भी पर्सन हो, फॉरेनर हो या कोई भी लीगल पर्सन हो जो कॉरपोरेशन में काम करता हो। अब आगे चलते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड दिस इज डिसाइडेड बाय कोर्ट। जो हमारा स्टेट है वो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और वो कौन डिसाइड करेगा? वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब ये देखिए, मोस्ट ऑफ दम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ये सारे हैं जो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट हैं मोस्टली। When the rights that are available against the state's action only violated by the private individual, there are no constitutional remedy। ठीक है, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, ये कुछ नेगेटिव है कैरेक्टर में, और सम आर पॉजिटिव इन नेचर, को और कुछ पॉजिटिव भी हैं। दे आर जस्टिसिएबल अलाउइंग पर्सन टू मूव टू कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ दे व्हेन दे आर वायलेटेड। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट किसी का तो वो एनफोर्समेंट बाय कोर्ट है। ठीक है, देखिए, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये डिफेंड कौन करता है? इसे सुप्रीम कोर्ट करता है। और हेंस एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, दे आर नॉट सैंक्रोसेंट एंड परमानेंट। ये सैंक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री रिपील और कर्टल देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, एक्ट एंड नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट, दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर। इसको अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना अमेंड किए। अब देखिए, सस्पेंशन दिखा है, सस्पेंशन ड्यूरिंग नॉट। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाता है, जैसे आर्टिकल 19 है। एक्सेप्ट 20 और 21 जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। फर्दर 6 गारंटीड बाय आर्टिकल 19, जो 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में दे रखे हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं अगर इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होती है ऑन द वॉर ऑफ ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ऑन आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन में नहीं होता है। देखिए, स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A। जो इसका स्कोप है वो लिमिटेड है कौन से आर्टिकल से? 31A। क्या है? सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स ETC। अब ये देखिए क्या है 31B। क्या है 31? आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। जो सर्टेन एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको वैलिडेट कर सकते हैं। कौन सा? 9th शेड्यूल के अंदर। आर्टिकल 31C क्या कहता है? सेविंग ऑफ लॉस गिव इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कुछ लॉज जो है उसको बचाने से हमारे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ अमेंड हो जाते हैं, इफेक्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। एप्लीकेशन दे रहा है हम किसको? एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, IG सर्विसेज एंड एनालॉगस सर्विस कैन बी रिस्ट्रिक्शन और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर्टिकल 33। ठीक है, एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा कब? जब मार्शल लॉ इन्फोर्स होगा। मोस्ट ऑफ देम कैन डायरेक्टली एनफोर्समेंट। इसमें से बहुत सारे हैं जो डायरेक्टली एनफोर्सबल हैं। व्हेन फ्यू ऑफ देम कैन बी एनफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड बाय गिविंग इफेक्ट टू देम। तो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है। अब देखिए क्या, अब ये देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? आर्टिकल 12 में बता रखा है, डिफाइंस स्टेट एज फॉलोइंग। पहला, गवर्नमेंट, Parliament of India, that is executive and legislative organ of the union government। दूसरा, government and legislature of that is executive and legislative organ of the state government। All local authority, municipality, panchayati, district board and improvement trust
बता रखा है स्टेट कौन कौन से, ठीक है। ऑल अदर अथॉरिटी द स्टेटरी नॉन स्टेटरी अथॉरिटी लाइक LIC ONGC सेल, ये सब हैं जो स्टेटरी हैं, नॉन स्टेटरी हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एवरी प्राइवेट बॉडी और एन NGO वर्किंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, ठीक है। इस आर्टिकल 12 के अंदर सारे स्टेट के उसमें आते हैं एजेंसी जो बता रखी है। अब लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, देखिए क्या है फंडामेंटल राइट्स में जो लॉ है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है दैट ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शुड बी void. Provide judicial review. This power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and High Court and Article 2 to 6, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस इसमें दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का है वो है आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट का है उसमें 226। अब देखिए लॉ इन आर्टिकल 13, जो लॉ मतलब है उसका क्या है आर्टिकल 13। परमानेंट लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव। Temporary law like ordinance issued by the president or the state governor. Statutory instrument in the nature of delegated legislation like order, by rule, by law, regulation. Non-legislative source of law that is custom or usage having the force of law. अब देखिए केशवानंद भारती जो केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद कर देख लीजिएगा। 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज कैन बी डिक्लेयर्ड एज अवॉइड। इन्होंने कहा था केशवानंद भारती ने। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है, दो चीज़ होती है इसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबके समक्ष बराबरी और सबके जो इक्वल है उसका जो प्रोटेक्शन, उस सबका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन होना चाहिए, मतलब पर्सन का जो मतलब है वो लीगल पर्सन होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन से था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। ये दोनों आप देख लीजिएगा कि प्रोटेक्शन कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और EBL जो है वो कहाँ से, वो ब्रिटिश ओरिजिन से। EBL मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपोनेड बाय किसने, A.V. डाइसी ने दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में, लगभग समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉयडेड इन आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो आर्टिकल 14 है ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हैंस इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉय इवन एंड, तो इसमें अमेंडमेंट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब देखिए एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज़। ये जो प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर जी हैं वो फुल इम्यूनिटी इनको मिली है किस आर्टिकल के अंदर, 361 के। अब देखिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, इसका प्रोहिबिशन है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब वो क्या है देख लीजिए। आर्टिकल जो 15 है वो स्टेट करता है दैट नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 15 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसके बेस पे, रिलीजन, धर्म के, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। अब ये देखिए जो 3 एक्सेप्शन है जनरल रूल के ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, वो क्या है, स्टेट परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट टू वुमेन इन लोकल बॉडीज, ठीक है। जैसा कि हम एक्सेप्शन जो है जनरल रूल के नॉन डिस्क्रिमिनेशन के वो है वुमेन और चिल्ड्रन जो है उनके लिए आप कानून या कुछ बना सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन कर दिया था किसी राज्य ने उनके लिए लोकल बॉडीज़ में, ठीक है। मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC एंड ST के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST OBC इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी बना सकते हैं। अब ये देखिए 93 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो 93 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 था उसका देखिए सेंटर ने क्या एनेक्ट किया था, सेंटर एनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट
2006 में एक क्या बनाया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट बनाया था कि उसमें क्या था, प्रोवाइडिंग कोटा 27% बिलोंगिंग टू ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 27% कोटा इनमें रखा था इन ऑन सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग IIT एंड IIMs। ठीक है, अभी क्रीम लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट पोस्ट वोंट गेट इट। जो पोस्ट जो हैं डिफरेंट जो लोगों को मिली है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए कौन सा ग्रुप हो, ग्रुप ए क्लास ए और क्लास ग्रुप बी इन ऑल PSUs बैंक इंश्योरेंस यूनिवर्सिटीज़। पर्सन पर लिखा है, देख लीजिए, पर्सन रैंक अबव ऑफ कर्नल एंड अबव इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। ठीक है, कर्नल रैंक से अबव में नहीं आते क्रीम लेयर में, क्रीम लेयर में आते हैं, नॉन क्रीम लेयर में नहीं आते। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट एंड सो ऑन, ये सब नहीं आते। पर्सन इन ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्रीज में होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव अ सर्टेन लिमिट एंड वैकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, ग्रॉस एनुअल इनकम मोर देन 6 लाख, दिस स्लैब इज डन इन 2013। अभी देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ये हमारे 3 हो गए। अब देखिए मंडल कमीशन क्या था, हमारा 93 कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्या था 93 कॉन्स्टिट्यूशन में, 27% कोटा रिजर्व किया था ओबीसी के लिए। मंडल कमीशन देखिए, कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट इन 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। आइडेंटिफाइज 3743 कास्ट हैं और एज ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इतनी कास्ट जो है वो सोशली बैकवर्ड हैं। प्रोवाइड 7% ओबीसी के लिए। टोटल रिजर्वेशन कोटा डज नॉट एक्सीड टू 50%। उन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा कोटा एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अभी देखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। कोई भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को नहीं स्वीकार किया जा सकता। 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 है कॉम्प्रेहेंसिवली अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया था, इसका नाम पहले अनटचेबिलिटी एक्ट था, अब इसे चेंज करके सिविल राइट कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट। इसे डिफाइन नहीं किया किसी कॉन्स्टिट्यूशन और किसी एक्ट में। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इन 1955 ऑफेंसेस अंडर अनटचेबिलिटी इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है 6 साल की, फाइन हो सकता है 500 रुपये और दोनों डिस्क्वालीफाई, इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन सा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के लिए। अब देखिए क्या क्या होगा, डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, ये डिनाई हो जाएगा। इंसल्टिंग पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST कास्ट, रिफ्यूजिंग टू एडमिट इन हॉस्पिटल, एडमिट हॉस्पिटल नहीं करेंगे। प्रीचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स टेंडर सर्विस, नहीं बेच सकेंगे। अब देखिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल, ये हो गया अंडर, ये है आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 18 में देखिए क्या है, प्रोहिबिट कन्फरिंग एनी टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं ले सकता एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब लगाते हैं, ये लगा सकते हैं। और अ बॉडी वेदर ए सिटीजन और अ फॉरेनर, प्रोहिबिट्स एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट से टाइटल कोई नहीं ले सकते। अब ये देखिए, इन 1996 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड। अब इसमें जब आया तो नेशनल अवार्ड्स में जो पद्मश्री ये सब मिलते हैं, भारत रत्न, तो उसमें देखिए क्या था, डू नॉट अमाउंट टू टाइटल, ये टाइटल नहीं है, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। शुड नॉट बी यूज एज प्रीफिक्स और सफिक्स, ये सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। अब नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूट इन 1954, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू, इसे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट रिवाइव हो गया कब, 1980 में, किसकी गवर्नमेंट पे, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में। तो ये हम आज का हमारा इतना हो गया है। अब हम जो कल देखेंगे वो देखेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए।